हाँ जी बेटा, नोट कर लिया होगा। अब मैं सारी बातें यहाँ से हटा रहा हूं। तो सर अब क्या करोगे? अब करवाएंगे बेटा एग्जाम के अंदर आपको जो पेपर आता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो प्रॉब्लम में क्या वो आपसे मांगेगा, यानी किस तरीके का वो आपसे अकाउंटिंग चाहेगा, वो सारी बातें हम डन करेंगे। यानी अब हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें यहां समझनी पड़ेंगी, यानी सीखनी पड़ेंगी। तो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मेट नोट करवाऊंगा। तो जब तक मैं फॉर्मेट नोट करवा रहा हूं, आपको समझने से रिलेटेड किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना। और जब ये फॉर्मेट नोट हो जाएगा, फिर लाइन से हम एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करवाएंगे। तो आप एक बात सुनो बेटा, मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। आपको याद है जब हम इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करते हैं इनकम के बेसिस पे, तो आपको याद है दो पॉइंट आए थे, फिक्स्ड इनकम बियरिंग और वेरिएबल इनकम बियरिंग। और फिक्स्ड इनकम बियरिंग की अगर प्रॉब्लम पेपर में आती है तो वो आपसे एक अकाउंट मांगता है। उस अकाउंट का नाम होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि हमारे पेपर के अंदर अगर फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आता है तो कैसे बनाएंगे बेटा। उसी के वो आपको 8 नंबर 10 नंबर देगा। तो उस अकाउंट का फॉर्मेट क्या वो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे और उसके बाद में हम आगे की बातें समझेंगे। ठीक है सर, तो आप कहना चाह रहे हो अभी नोट करना। बिल्कुल, सबसे पहले रजिस्टर में हेडिंग लिखेंगे। आपको लिखना पड़ेगा फिक्स्ड, ऐसे पहले देख लो, फिक्स्ड इनकम बियरिंग, फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट, यानी फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट आपको तैयार करवा रहा हूं। तो जब भी अकाउंट बनाना है सबसे पहले लिखना है इन्वेस्टमेंट, यहां पर ऐसे लिखना है इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में इस तरीके से आप डॉट डॉट लगा दोगे। और ये डॉट डॉट का मतलब है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन, और फिर आएगा परसेंटेज डिवेंचर्स ऑफ, अगेन डॉट डॉट लिमिटेड। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे आपने अगर किसी कंपनी के 12% वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा तो आएगा इन्वेस्टमेंट इन 12%, या डॉट डॉट में आ जाएगा रेट 12% डिवेंचर्स ऑफ, जिस भी कंपनी के उस कंपनी का नाम आ जाएगा। समझ गए? हाँ जी सर। उसके बाद में बेटा यहां पर बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अब आपको फॉर्मेट नोट करवाऊंगा। तो इस तरीके से आपको एक हेडिंग नोट कर देना है, आप समझ ही गए होंगे। यहां पर रेट लिख देंगे, यहां कंपनी का नाम। अकाउंट बनेगा, इसका मतलब इसमें दो साइड होंगी। दो साइड का मतलब बेटा इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हाँ, इसमें टोटल आपके 10 कॉलम्स तैयार होंगे, 5 आपके डेबिट साइड में, 5 आपके क्रेडिट साइड में। तो पहले एक बार देख लो किस तरीके से ये तैयार किया जाएगा। तो 5 लाइन तो हमें डेबिट साइड में रखनी है, एक डेट पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा, फिर एक छोटा कॉलम रखेंगे फेस वैल्यू का, फिर एक रखेंगे बच्चों इंटरेस्ट का, फिर एक रखेंगे कॉस्ट का। ये आपकी डेबिट डीआर, डीआर बोले तो डेबिट साइड खत्म। फिर आपका आएगा बेटा डेट, फिर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बच्चों फेस वैल्यू, फिर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, और फिर आएगा बच्चों कॉस्ट। और इस साइड को मैं बोलूंगा क्रेडिट साइड। कौन सी साइड सर? तो आपको मालूम है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर दो साइड होती हैं। एक साइड को मैं डेबिट और एक साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। हाँ जी सर, ये बेसिक बातें हमें पता है। हाँ, हम तो बेटा ऐसे बस रिवाइज कर रहे हैं। डेट यहां पर आएगा, पर्टिकुलर्स यहां पर आएगी बच्चों फेस वैल्यू, यहां पर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, यहां पर आएगा बेटा कॉस्ट। हाँ जी सर, ठीक है। यहां तक सेम कॉलम्स इधर रिपीट हो जाएंगे। इधर आएगा कॉस्ट, इधर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, इधर आएगा बच्चों फेस वैल्यू, इधर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स यानी उसकी डिटेल्स,
और इधर आएगा बच्चों डेट। ओके सर, ये आपका एक फॉर्मेट मैंने नोट कर दिया। अब लाइन से इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सारी बातें नोट कर देते हैं। तो जो भी डेट है वो यहां पर आ जाएगी। मैं अभी स्टार स्टार बना दूंगा, इसका मतलब ये डेट 1 अप्रैल 1 मार्च जो भी डेट है। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है उसकी फेस वैल्यू बता दो, उसका इंटरेस्ट एक्रूड कितना वो बता दो, उसकी कॉस्ट कितनी है वो बता दो। उसके बाद में यहां पर आएगा टू बैंक, यहां पर आएगा टू बैंक, और टू बैंक के ब्रैकेट में लिखना है परचेजेस। दैट मींस हमने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो आएगा किस डेट को खरीदा, कितनी फेस वैल्यू के खरीदे, उसका एक्रूड इंटरेस्ट कितना, उसकी कॉस्ट कितनी, वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा अगेन, अगर आपने सेल किया तो डेट आ जाएगी उसकी, फिर आ जाएगा बाय बैंक, और बैंक किस चीज के लिए, सेल के लिए है तो सेल आ जाएगा ब्रैकेट में, कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स बेचे, उन पे एक्रूड इंटरेस्ट कितना, उन पे कॉस्ट कितनी। फिर हो सकता है उनका, अब आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिला हो, तो आपको पैसे मिले होंगे तो आएगा बाय बैंक, और यहां पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला। और जब इंटरेस्ट मिलेगा याद रखना यहां पर फेस वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, ध्यान दो, फेस वैल्यू में डॉट, इसका मतलब कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट के कॉलम में स्टार स्टार, दैट मींस सिर्फ इंटरेस्ट में ही अमाउंट आएगी। फिर आपने बेचा होगा तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको लॉस। अगर बेचने से, सेल करने से, इन्वेस्टमेंट को बेचने से नुकसान हुआ तो आएगा बाय पी एंड एल, इसके ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो नुकसान हुआ वो फेस वैल्यू के कॉलम में नहीं आएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में भी नहीं आएगा, ओनली कॉस्ट के कॉलम में आएगा। अच्छा, बेचने से नुकसान भी हो सकता है तो सेल करने से प्रॉफिट भी तो हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो यहां पर आएगा टू पी एंड एल, यहां पर आएगा बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल, क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल, बेचने से फायदा कितना हुआ वो यहां पर आ जाएगा। अगेन वो आएगा आपके कॉस्ट के कॉलम में। जल्दी से देखो यहां तक, हाँ जी सर समझ आ गया, समझ आ गया। उसके बाद में आपको ये इंटरेस्ट मिला है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, इनकम हमेशा पी एंड एल में जाती है, तो यहां पर लिखेंगे पी एंड एल, दोबारा से यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां पर आएगा इंटरेस्ट। ये मैं अभी समझा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ये आएगा लास्ट में, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कितना बैलेंस रह गया बाय बैलेंस सीडी, उनकी फेस वैल्यू, उनका एक्रूड इंटरेस्ट और उनकी बेटा कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके देनी है, और उसी के साथ ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से आप इस फॉर्मेट को नोट करो, और एग्जाम के अंदर इस फॉर्मेट के ही वो आपके 8 से लेकर 10 नंबर तक की प्रॉब्लम बनाता है, जो हमें पेपर के अंदर कर कर आनी है। ठीक है सर, यहां तक? जी सर, जल्दी से देखो। आपको इंटरेस्ट में जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो मैं लिख देता हूं, यहां पर आता है एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, इसको दे देता हूं मैं एक्रूड इंटरेस्ट, इसका नाम, इसका मतलब एक्रूड इंटरेस्ट है। ये जो है ना क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेटा दो चीजें रखनी है, यहां पर आपको दो चीजें लगानी पड़ेंगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, और इन दोनों में से जो क्या होगा, विच एवरेज लोअर, ये कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है कि सर ये कंसेप्ट कैसे लग सकता है, ये तो सर हमने पढ़ा था करंट इन्वेस्टमेंट पे लगता। बिल्कुल बेटा, यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यही मानकर हम करेंगे कि वो सारी करंट इन्वेस्टमेंट। कैसे?
पता वो कैसे बोलेगा, यहां इन्वेस्टमेंट खरीदी, यहां बेच दी, यानी वो विद इन 1 ईयर ही परचेज करके सेल करने के ट्रांजैक्शन देगा। तो जब एक साल में हम खरीद कर बेचते हैं तो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म यानी करंट इन्वेस्टमेंट। तो उसी अजम्पशन के बेसिस पे यहां पर हमने इस अकाउंट को करंट इन्वेस्टमेंट के लिए माना है, और करंट इन्वेस्टमेंट के मानने का मतलब है लास्ट में, आपको याद है सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन, भूल गए मैंने क्या कहा था, जब हम खरीदते हैं तो कहते हैं इनिशियल रिकॉर्डिंग यानी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। इनिशियली हमेशा वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, फिर याद है मैंने कहा था जब ईयर एंड होगा बैलेंस शीट तैयार होगी, तो जब बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते वक्त आप याद करो जल्दी से, उसको दोबारा से वैल्यू करते तो उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन यानी रिकॉग्नाइजेशन। और जब सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करते हो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करते हो, जो भी लोअर पार्ट है उस पे उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब आपको ये समझना है जितने भी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट होंगी उनकी ये जो कॉस्ट आएगी ये कंपैरिजन के बाद ही कैलकुलेट होगी। बताओ हाँ या ना, एकदम सर। आप अगर ये समझ नहीं आया ये मैंने क्यों लिखा है तो आप अपने रजिस्टर में देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से मैंने एक डायग्राम बनवाया था, उसमें सारी बातें नोट करवाई थी। हाँ जी सर। अब बेटा आपको ये फॉर्मेट नोट कर लेना है। हाँ, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो अब हम समझाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इस फॉर्मेट को जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है तो देखो, समझाने का काम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने आपको फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट बेटा मैंने यहां नोट करवा दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये अकाउंट सर आपने बनाया, अब सर इस अकाउंट को बनाने के बाद आप ये बताओ इसमें पोस्टिंग कैसे की जाएगी, यानी इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे आएंगे, वो बातें हमें समझनी है। पहले आप 2-3 बातें क्लियर कर लो, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 बेटा एक बात समझ लो, हम ये अकाउंट किसके लिए तैयार कर रहे हैं। आप ऐसे समझो जैसे मैं बेटा अगर इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरी बुक्स में बनेगा, यानी हम इस चैप्टर को इन्वेस्टर के पर्पस से टीच कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर के पर्पस से हम पढ़ रहे हैं। दोबारा से समझो बेटा, ध्यान से समझना, मैंने जिस कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदे हैं मुझे उस कंपनी के लिए अकाउंट नहीं बनाना, मुझे ये अकाउंट मेरे लिए बनाना है, यानी ये अकाउंट इन्वेस्टर की बुक्स में तैयार किया जाएगा। ठीक है सर। दूसरा, ये अकाउंट जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। मतलब ऐसे समझो, एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है बेटा राम, और राम के पास 2 अलग अलग तरीके की बच्चों इन्वेस्टमेंट है, यानी राम ने 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है। एक बेटा राम के पास 15% डिवेंचर्स हैं, और एक बेटा राम के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो मैं फिर से बता दूं, राम यहां पर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेगा, एक 15% डिवेंचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा अलग, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग से अकाउंट तैयार करेगा। क्लियर? यानी राम 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेगा, फिक्स्ड इनकम का अलग और वेरिएबल का अलग। ठीक है। अगला पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि राम के पास जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर बेटा डिवेंचर्स ही हैं, सारे डिवेंचर्स हैं, यानी डिवेंचर ही इन्वेस्टमेंट है, बट एक डिवेंचर 10% है XYZ के और दूसरे हैं 12% PQR लिमिटेड के। तो राम के पास इन्वेस्टमेंट दोनों ही फिक्स्ड वाली हैं, बट इन दोनों के लिए 2 सेपरेट अकाउंट बनाएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, तो 10% का एक अलग अकाउंट बनेगा और 12% का एक और अलग अकाउंट तैयार किया जाएगा। ओके सर, समझ आया बेटा? हाँ जी। तो अब आपको क्या समझना है
कि राम जब जब इन्वेस्टमेंट खरीदेगा या जब जब बेचेगा तो राम कैसे उन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करेगा, और उसी के लिए आपको पेपर में बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करके देना होगा। हाँ जी सर, अब समझ आया। तो पहले बेसिक बैकग्राउंड तैयार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन तैयार करते हैं, कैसे तैयार होगा वह भी समझेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार किए जाएंगे। ये सारी बातें समझाने के बाद आप ये समझ जाओ ये अकाउंट इन्वेस्टर की बुक्स में तैयार होगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको कैसे बनाना है वो सारी बातें अब हम आपके साथ डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से मेरी बातों को पूरी ईमानदारी से सुनेंगे। बोलो सर आपकी बातें क्या हैं, अब जल्दी जल्दी हमें बता दो। हाँ जी बेटा, एक बात बताओ, आप एक बात का जवाब देना। पूछो सर। बेटा मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट जानना चाहता हूं, प्लीज उसका जवाब देना। बोलिए सर, आप बोल ही नहीं रहे हो। बेटा इन्वेस्टमेंट जो आदमी खरीदता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट एसेट होती है कि लायबिलिटी, पहले ही बताओ। बेटा अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदे तो बताओ वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो वो मेरी एसेट है या लायबिलिटी। सर बिल्कुल आपकी वो एसेट है। सभी बच्चों को ये बात पता होगा, एसेट यानी हमारा उसका डेबिट बैलेंस होता है। जल्दी बोलो बच्चों कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब आप सुनना, बड़े आराम से सुनना। ये हमारा एक ईयर चलता है 1 अप्रैल 31 मार्च। ओके सर, यानी ये हमारा एक ईयर है अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का। ठीक है सर, आगे बताओ आप। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, 1 अप्रैल के दिन सोच समझ के जवाब देना। 1 अप्रैल के दिन यहां पर ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब सर, मतलब मेरे कहने का ऐसा है कि जिस ईयर में आप ये अकाउंट तैयार कर रहे हो उस ईयर के पहले दिन आपके पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं जो आपने लास्ट या उसके पिछले साल परचेज की हो। सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो किसी भी दिन हो सकता है ना? हाँ जी। तो मैं क्या बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस जो 1 अप्रैल को है, अब ये एसेट होने की वजह से बच्चों इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जल्दी बोलो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसलिए मैं आपको क्या समझाऊंगा, इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपकी जो ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, वो डेट यहां पर आएगी 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी। टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आपके पास ओपनिंग में मान लो, ध्यान से सुनना, आपके पास 100 डिवेंचर्स है। जल्दी बोलो बच्चों कितने हैं, 100 डिवेंचर, और एक डिवेंचर की बेटा फेस वैल्यू है 100 रुपए। जल्दी से बोलो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, 100 डिवेंचर, एक की फेस वैल्यू बेटा 100, तो आपकी सभी डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। तो पॉइंट क्या निकल कर आया, यहां पर डेट आ जाएगी, यहां पर ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू में उन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू एग्जांपल के तौर पे 10,000 आ गया, बरोबर। अच्छा, ये डिवेंचर्स जो हैं आपने इन्हें परचेज किया होगा कि नहीं? हाँ सर। बेटा आज नहीं किया, पास्ट में कभी खरीदा होगा। जब खरीदा होगा तो आपकी जेब से पेमेंट गया होगा कि नहीं, पैसे गए होंगे। अच्छा, पास्ट में आपने कितना पेमेंट किया होगा, और जितना भी पेमेंट आप पास्ट में करके आए हो वो बेटा आपकी कॉस्ट कहलाती है, वो यहां पर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, कॉस्ट के कॉलम में। तो क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, फेस वैल्यू, कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। अब बच्चा कहता है कि सर वैसे कॉस्ट निकाली कैसे जाती है? बेटा आपको याद होना चाहिए, मैंने इससे जस्ट पहले आपके एग्जांपल्स करवाए थे। परचेज प्राइस, उसमें ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज परचेज के वक्त प्लस होता है, अगर कोई स्टैंप ड्यूटी है तो प्लस हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट एक्रूड वाला इंक्लूडेड है तो वो माइनस हो जाता है। उसके बाद जो वैल्यू बचती थी ना वो बेटा यहां पर आएगी। ठीक है, बच्चा कहता है कि सर ये समझ आ गया, प्लीज ये और बता दो ये इंटरेस्ट कहां से आया। हाँ ये भी आप सुनो बेटा, एक बात बताओ, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी एक साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। वैसे कंपनी कितनी भी बार इंटरेस्ट दे सकती है, वो मंथली भी दे सकती है,
वो बेटा क्वार्टरली भी दे सकती है, वो बच्चे हाफ ईयरली वो ईयरली भी पे कर सकते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर आप नॉर्मली पाओगे कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, बोलो सर, कि दो इंटरेस्ट की डेट बना लेते हैं। एक मान लेते हैं 30 जून बेटा, और एक मान लेते हैं बच्चों 31/12। तो ध्यान से सुनना, जब आप 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में दिखाओगे तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, पूछो सर, कि बच्चे 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? बेटा ये 1 अप्रैल है, इससे पहले पिछले साल का 31 दिसंबर आया होगा। क्या आया होगा? मैं थोड़ा सा यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। पिछले साल का क्या आया होगा? 31/12। मैंने इसी के अंदर डाल दी इस लाइन को, यानी इससे जस्ट पहला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद इंटरेस्ट आना था 30 जून, बट उसके बीच में ईयर की स्टार्टिंग हो गई 1 अप्रैल को। तो बताओ 31 दिसंबर के बाद कितने महीने एक्सपायर हो गए? जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है उसे मैं बोलूंगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। उन 3 महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बच्चों वो यहां पर दिखाया जाएगा। समझ आ गया? तो ओपनिंग बैलेंस में डेट, फेस वैल्यू, उसको कितने में खरीदा, और आज के दिन तक उसका एक्रूड इंटरेस्ट कितना, वो यहां पर लेकर आ जाएंगे। एकदम समझ आ गया सर? आगे बढ़ो। अब बेटा एक बात बताओ, इस पूरे ईयर के दौरान आपने क्या किया होगा? कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी होंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची होंगी, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा। अच्छा, आपको सेल करने से प्रॉफिट भी हुआ होगा, सेल करने से आपको लॉस भी हो सकता है। यही तो ट्रांजैक्शन होंगे। परचेज 1, सेल 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3, सेल करने पे प्रॉफिट और सेल करने पे लॉस, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। यानी पूरे साल के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन और हो सकते हैं, मैं नोट कर देता हूं एक बार समझने के लिए, लाइन से सबको समझ लेंगे। परचेजेज 1, दूसरा हम इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं, तीसरा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है हमें सेल करने पे, वो आ जाएगा, और लास्ट बच्चों क्लोजिंग बैलेंस। बस आपको ओपनिंग बैलेंस के अलावा ये 4 ट्रांजैक्शंस बुक में देगा, मतलब प्रॉब्लम में, कि हमने और खरीदे, हमने बेचे, हमें प्रॉफिट हुआ, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने किसी भी दिन, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 महीने बाद यानी 1 मई को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी। बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदने का मतलब एक एसेट को एक्वायर करना। अच्छा, जब भी आप एसेट एक्वायर करते हो तो आप बच्चों को भली भांति पता है, हमारी जेब से पैसे जाते हैं और हमारे पास एक एसेट आती है। उस एसेट का नाम यहां पर दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। क्या नाम दूंगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री सिंपल है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है यहां तक? तो आपने जिस दिन खरीदा वो डेट आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा टू बैंक, यहां पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया परचेज, यानी हमने खरीदी। अच्छा, जो आप खरीद कर लाए हो उन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है वो यहां पर आएगी। उन डिवेंचर के लिए आपने कितना पेमेंट किया वो कॉस्ट के कॉलम में। मैं फिर से कह रहा हूं, कॉस्ट के कॉलम में उतने ही रुपए जाएंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के लिए पे किया। ध्यान से समझना, ऐसे समझो बेटा, अगर आपने एक डिवेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा, बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, आपने एक डिवेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा, एग्जांपल के तौर पे 103 रुपए, यानी आपने एक डिवेंचर के लिए 103 रुपए दिए हैं और ये प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस? कम इंटरेस्ट प्राइस। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज मान लो डिवेंचर की कॉस्ट है और 3 रुपए बेटा इंटरेस्ट के हैं। दोबारा से सुनो बेटा, 103 रुपए जो मैंने दिए उसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर यानी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दोनों चीजें हैं। आप अपने रजिस्टर में वो पेपर निकालो जहां पर मैंने लिखवाया था कम इंटरेस्ट प्राइस, उसके ब्रैकेट में लिखवाया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और मैंने 2 पार्ट बनाए थे, कॉस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट।
मैंने उस वक्त लिखा था कि कॉस्ट के अमाउंट आपके कॉस्ट के कॉलम में जाएगी और इंटरेस्ट के अमाउंट आपके इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगी। तो यहां से पता है क्या समझ में आएगा, ये 100 रुपीज जो है ना, ये तो यहां पर आ जाएंगे कॉस्ट के यहां, और एक्रूड इंटरेस्ट बेटा यहां पर आ जाएगा। यानी कॉस्ट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड। दो ट्रांजैक्शन खत्म, क्रॉस कर रहा हूं ओपनिंग और परचेज। अगला क्या हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हो। जब खरीदा इन्वेस्टमेंट बढ़े, डेबिट साइड में आया, जब बेचेंगे पैसे आएंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। तो इधर आ जाएगा किस डेट को सेल हुआ, बाय बैंक, कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स बेची, बेचने से आपको कितने रुपए मिले, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूं। सेल करने पे हमें नेट सेल प्रोसीड लेनी है, याद है, सेल प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस फी, याद है कुछ? हाँ सर। और आपको याद होगा इफ एक्रूड इंटरेस्ट है यानी कम प्राइस ट्रांजैक्शन है तो इंटरेस्ट भी हटा देते थे, उसके बाद जो बचता था वो कॉस्ट के कॉलम में आ जाता था। अच्छा, आपने बेचा तो आपने उससे मान लो 105 रुपए लिए। कितने रुपए लिए बच्चों? 105 रुपए। ये 105 विद इंटरेस्ट है, इसमें से मान लो 99 रुपीज कॉस्ट के हैं, यानी 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए मान रहा हूं मैं, और 6 रुपए मान लो बच्चों इंटरेस्ट के लिए। तो आप 105 को जो दो जगह दिखाओगे, यहां दिखाओगे 6 रुपए और यहां दिखाओगे 99 रुपीज। यानी आप हमेशा, फिर से कहूंगा, कॉस्ट के कॉलम में सिर्फ एक्स प्राइस को लिया जाएगा। किस प्राइस को लिया जाएगा बच्चों? एक्स प्राइस को। और इंटरेस्ट का जो भी ट्रांजैक्शन है वो इंटरेस्ट के कॉलम में रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। इसी के साथ सेल का ट्रांजैक्शन भी खत्म। अब एक बात बताओ, सेल करने से हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो फायदा जो होता है वो आपके रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का? सर जी वो रेवेन्यू नेचर, और रेवेन्यू नेचर का फायदा हमारे P&L में जाता है। कहां जाता है? यानी हमारा प्रॉफिट हुआ तो P&L क्रेडिट होता है और लॉस हुआ तो P&L डेबिट होता है। तो पहले यहां से देखो, अगर हमें फायदा हुआ तो एंट्री बनेगी टू P&L, यानी P&L में क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। बट प्रॉफिट से हमारे अमाउंट में चेंजेस आते हैं, यानी हमारे फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, इंटरेस्ट से कोई लेना नहीं देना नहीं है, जितना प्रॉफिट हुआ वो यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल किया और उससे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर आएगा टू P&L, यहां पर आएगी बेटा डेट, यहां टू P&L, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और यहां वो 500 रुपए नोट कर दिए जाएंगे। बोलो हाँ या ना? जी सर। इसी तरीके से अगर आपको लॉस हो जाए तो बेटा यहां पर आएगा बाय P&L, यहां कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, और जो लॉस हुआ वो जैसे मान लो 300 रुपए हुआ वो यहां पर आ जाएगा। हाँ जी सर। तो क्या क्या समझ आ गया देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस पहले ही समझा दिया, परचेज समझाया, सेल समझाया, फायदा नुकसान समझाया। बोलो हाँ या ना? तो क्या समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस खत्म, परचेज करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, सेल करने से कम होंगी, सेल करने से प्रॉफिट हुआ P&L में जाएगा, लॉस हुआ P&L में डेबिट हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन, आपने इन इन्वेस्टमेंट को क्यों खरीदा? इनकम जनरेट करने के लिए। कौन सा इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो? फिक्स्ड इनकम बियरिंग। आप सभी बच्चों को मालूम है क्या सर कि जो हमारी फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है वो होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो इस साइड में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा सर, ये जब भी इंटरेस्ट मिलेगा, अब इंटरेस्ट दो बार मिलता है साल में, 30 जून और 31 दिसंबर, तो आप इस ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करोगे, एक बार 30 जून के डेट को और एक बार 31 दिसंबर को। तो यहां पर आएगा बाय बैंक, यानी हमें पैसे मिले, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट से हमें पैसे आते हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। इससे फेस वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं आता, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता, इंटरेस्ट मिलने से सिर्फ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं,
तो इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि अगर हमें, ध्यान से सुनो, अगर हमें इंटरेस्ट मिला तो पैसे आएंगे। पैसे आने का मतलब है यहां पर आएगा बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितनी फेस वैल्यू, उस पर कोई बदलाव नहीं, कॉस्ट पे कोई बदलाव नहीं, और इंटरेस्ट के कॉलम में जितना पैसा मिला वो आ जाएगा। अब आ जाता है बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन, और उसे मैं नाम देता हूं क्लोजिंग बैलेंस। आप इधर के फेस वैल्यू का टोटल लगाओ, यानी इतनी फेस वैल्यू के शेयर्स हमने, सॉरी डिवेंचर्स खरीदे, उसमें से ये हमने सेल कर दिया, तो क्लोजिंग कितना बचा वो आ जाएगा। इसका मतलब है इतनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इतनी फेस वैल्यू पे कितना हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका क्लोजिंग में, यानी जितना इंटरेस्ट इस पे एक्रूड है वो यहां पर आ जाएगा। और इसकी ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यूएशन आपको याद होगा, मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से एक हेडिंग लिखवाया था। वहां पर मैंने कहा था इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन और सब्सिक्वेंट। मैं मान के चल रहा हूं करंट एसेट है ये, और करंट एसेट में आपको मालूम होगा कि इनिशियली कॉस्ट पे आता है और सब्सिक्वेंटली यानी ईयर एंड पे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कंसीडर होता है। तो यहां पर हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, जो भी दोनों में से कम होगा बच्चों वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर? एकदम सर। अब बेटा ये अकाउंट एक तरीके से खत्म हो गया। अब आपको इंटरेस्ट जो है, ध्यान से सुनो बच्चों, इंटरेस्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट पे आया वो हमारे लिए एक इनकम है, यानी रेवेन्यू नेचर की इनकम है। और आप बच्चों को पता है कि इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती है। नहीं समझे बेटा? इनकम जो है इंटरेस्ट की, वो हमारी इनकम जो है वो P&L में जानी चाहिए। हाँ सर, तो बेटा उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। ये जो है ना इस साइड का, इसे कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट एक्रूड, या इतना इंटरेस्ट बनता है हमारा, इतना इंटरेस्ट बनता है, इसका टोटल लगा लो। और इधर वाला इंटरेस्ट एक तरीके से हमने पे कर दिया, और जो डिफरेंस है बेटा वो हमारे P&L में ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L एज एन बैलेंसिंग फिगर। तो क्या समझ में आया? इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू नेचर की इनकम है, और रेवेन्यू नेचर होने की वजह से उसका जो भी बैलेंस बचेगा उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर के इंटरेस्ट का टोटल लगाएंगे और अमाउंट P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म है। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बेटा बोलो, अदरवाइज मैं आपको इसको लेकर एक प्रॉब्लम करवाना चाहता हूं, और जो प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा वो बेटा हमारी बुक के अंदर है, प्रॉब्लम नंबर 11, और मई 15 के एग्जाम में आया है। यानी जो मई 2015 का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है सर, तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट जल्दी से, अब मेरी बात को सुनो, जल्दी से सभी बच्चे अपनी बुक निकालो और उसमें प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाओ। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जो बातें मैंने समझाई वो मैंने आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझाया कि इसका ये करेंगे उसका वो करेंगे, बट जब हम प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहूंगा प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाओ। बेटा सभी को आना है, बातें नहीं, नालायकों बातें नहीं। ओके सर, आप आगे नहीं बेटा, अभी मैं भी कहां पर आ गया। चलो पढ़ते हैं आराम से, पूरी ईमानदारी से। प्रॉब्लम नंबर 11 जो हमारे एग्जाम के अंदर आया था 2015 के अंदर, तो प्रॉब्लम नंबर 11 है। किसी की बुक में थोड़ा आगे पीछे तो बच्चों एडजस्ट कर लेना, 2015 है, मैंने बुक के अंदर लिखा होगा कि 2015 की प्रॉब्लम है, उससे समझ जाना। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हो हम वैसा ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 पे सर हम आ गए। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? मिस्टर चतुर हेड, यानी एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है मिस्टर चतुर,
और हेड का मतलब है बेटा उसके पास पहले से कुछ अवेलेबल है, उसने परचेज वर्ड नहीं बोला, हेड का मतलब इसके पास ओपनिंग बैलेंस है। 12% डिवेंचर फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, यानी चतुर के पास पहले से कुछ डिवेंचर्स हैं 12% वाले, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू ₹100 है। और किसके डिवेंचर्स हैं? उन्नति लिमिटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के डिवेंचर, उस कंपनी का नाम है उन्नति लिमिटेड। ठीक है सर, ये आपका प्रॉब्लम था, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या कह सकते हो, मैं बेटा यहां पर क्या लिखूंगा, यहां लिखेंगे 12% डिवेंचर्स, कितना परसेंट? 12%, और कंपनी का क्या नाम है सर? कुछ उन्नति करके था, तो यहां पर आएगा उन्नति लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स ऑफ उन्नति लिमिटेड, कंपनी का नाम नोट करने के बाद हम चाहेंगे इसका अकाउंट बनाना। ठीक है बेटा, मैं फिर से थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये प्रॉब्लम नंबर 11 है जो हमारे एग्जाम के अंदर आया था मई 2015 में। ठीक है सर, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग है, आपको पता चल गया होगा, कैसे पता चला? साफ साफ है बेटा यहां पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम डिवेंचर्स को डील कर रही है तो फिक्स्ड वाला ही होगा। अब पहले आपके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं बेटा यहां पर, आप टेंशन मत लो। इस अकाउंट के अंदर पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, फिर हो जाएगा बच्चों पर्टिकुलर्स का, फिर बच्चों हो जाएगा फेस वैल्यू का, फिर बेटा इंटरेस्ट, फिर बेटा आपकी कॉस्ट, फिर बच्चों डेट, फिर बच्चों पर्टिकुलर्स, और फिर बच्चों आपकी फेस वैल्यू, फिर बच्चों इंटरेस्ट, और फिर बच्चों कॉस्ट। ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो पहले इसमें क्या क्या आएगा वो नोट कर देते हैं। ये आपके पर्टिकुलर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा, ये आपकी फेस वैल्यू की बात करेगा, ये बेटा इंटरेस्ट की बात करेगा, ये बच्चों कॉस्ट की बात करेगा, ये आपका डेट हो गया। ओके सर, तो पर्टिकुलर्स और ये हमारी डेट है, ये हमारा फेस वैल्यू है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये बच्चों हमारी कॉस्ट है। बहुत बढ़िया सर, अब प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो, फॉर्मेट एक बार को मैंने बना दिया, अब मैं चाहूंगा कुछ बातें आपको समझानी। ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या हुआ। चलो पढ़ो। 1 अप्रैल के दिन बता रहा है ओपनिंग बैलेंस 4000 डिवेंचर्स कॉस्टिंग 98 ईच। कह रहा है कि हमारे पास 4000 डिवेंचर्स हैं 98 वाले, ये ओपनिंग बैलेंस बताया। ठीक है, आगे पढ़ो। 1 जून को परचेज्ड 2000 डिवेंचर्स एट द रेट 120 कम इंटरेस्ट, हमने और डिवेंचर्स खरीदे और 2000 डिवेंचर, वो भी 120 की रेट पे, और 120 रुपए कम इंटरेस्ट प्राइस है, दैट मींस उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। आगे बढ़ो। 1 सितंबर सोल्ड 3000 डिवेंचर्स एट द रेट 110, और हमने 3000 डिवेंचर्स 110 की रेट पे सेल कर दिए विद इंटरेस्ट। आगे 1 दिसंबर सोल्ड 2000 डिवेंचर्स एट द रेट 105x इंटरेस्ट। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, परचेज हो गया, 2 ट्रांजैक्शन सेल के हो गए, फिर 31 जनवरी को फिर से परचेज हुआ 3000 डिवेंचर्स एट द रेट 100x इंटरेस्ट प्राइस, और 31 मार्च को मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 105, उन डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू बताई 105 रुपए। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ड्यू डेट आर 30 जून एंड 31 दिसंबर, और कह रहा है मिस्टर चतुर क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2015, वो 2015 के 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर देता है। आगे क्या कह रहा है, ही इनकर्ड 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल हिज ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन पे 2% ब्रोकरेज। कह रहा है सर प्लीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर। कहा था ना मैंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज इन्वेस्टर की बुक्स में तैयार होगा, अज्यूमिंग
फीफो मेथड इज फॉलोड। आपको याद होगा बेटा जब मैंने आपको लिखवाया था ना कि फीफो और एवरेज दो मेथड होते हैं, आपको फीफो तब ही लगाना है जब वो पेपर में स्पेसिफाई करे, अदरवाइज ऑलवेज हमेशा हमेशा एवरेज मेथड ही लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझा देता हूं, बताओ सर। बेटा कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी अगर आपके एग्जाम के अंदर, मेरी बातों को आराम से सुना करो, अगर आपके पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक डेट चार्ट बनवाना चाहता हूं, यानी मैं एक टेबल सी बनाना चाहता हूं जिसमें सारी डेट आ जाएंगी। मतलब सर बेटा मैं उसे डायग्राम भी कह देता हूं, डेट चार्ट भी कह देता हूं। आप आराम से देखो, पहले हमें यहां पर एक काम करना चाहिए। क्या सर? बेटा हमें यहाँ पे एक डेट चार्ट बनाना चाहिए। सर हम समझ नहीं रहे। ओहो बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर आपने क्या देखा, बहुत ट्रांजैक्शन है, कभी खरीदा कभी बेचा, कभी इंटरेस्ट मिला वगैरह वगैरह। तो बारी बारी प्रॉब्लम्स को पढ़ोगे ना तो आपका बहुत टाइम खराब होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपने एक आधा ट्रांजैक्शन मिस कर दिया हो, भूल गए हो आप। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपके लिए एक डेट चार्ट बनाऊंगा, और ये डेट चार्ट क्या कहता है अब यहां पे देखो। इस डेट चार्ट का कमाल ये है कि इसमें सारी बातें मैं नोट करवा दूंगा, यानी प्रॉब्लम में जिस जिस डेट को जो जो बोला गया है वो सारी बातें इस लाइन के अंदर नोट कर दूंगा। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा बेटा, डेट वाइज चलते रहेंगे, यहां वर्किंग नोट बनाते जाएंगे, अमाउंट कैलकुलेट करके यहां नोट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो नंबर मिल जाएंगे, बस बात खत्म। तो 1 अप्रैल के बारे में क्या बोला, अब आप पढ़ोगे बुक में। 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है 4000 डिवेंचर्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा एनओ का मतलब है नंबर्स। कितने डिवेंचर है बच्चों? 4000। और किस रेट पे खरीदे हुए हैं? @98। @98 का मतलब कितने में खरीदा। यहां मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन सभी ट्रांजैक्शन की फेस वैल्यू है 100 रुपए। कितने बेटा? हर डिवेंचर 100 रुपए का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लिखा हुआ है 12%। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। अगला ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में बोला गया है 1 जून को हुआ है, ये मैंने नोट कर दिया 1 जून। और ये ट्रांजैक्शन जो है ये परचेज ट्रांजैक्शन है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमने 1 जून को परचेज किया। क्या परचेज किया? पढ़ो 2000 डिवेंचर्स। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर्स। नंबर में आ जाएगा 2000 डिवेंचर। प्राइस क्या, किस रेट पे खरीदा? हमने खरीदा है सर 120 रुपए पे, 120, और ये प्राइस है कम इंटरेस्ट। इसका मतलब इस प्राइस के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बरोबर। आगे बढ़ो बेटा। उसके बाद में आता है 1 सितंबर, बट आप टेबल के नीचे देखो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो एक बात बताओ, एक साल में कंपनी 2 बार इंटरेस्ट देती है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कैसे सर? ये देखो कि 1 जून के बाद 30 जून आएगा, तो मेरे को यहां लिखना है 30 जून, और यहां पर बच्चों इंटरेस्ट मिलेगा, बात खत्म। तो हमने लाइन से सभी ट्रांजैक्शन को लिखा, यहां पर ओपनिंग, फिर जून में खरीदा, 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो, अब आएगा 1 सितंबर। ये लो सर 1 सितंबर, यहां पर मैंने लिख दिया 1 सितंबर, ये लो सर। और ये है सेल ट्रांजैक्शन, यानी हमने फिर से ये परचेज लिख रखा था ना यहाँ पे, तो ये है सोल्ड ट्रांजैक्शन, यानी बेचा। क्या बेचा? देख लो 3000 डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स बच्चे? 3000 डिवेंचर्स सेल हो रहे हैं, और किस रेट पे? @110 कम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ 110 रुपए दे रहे हैं। दोबारा से सुनो, हमने 1 सितंबर को 3000 डिवेंचर्स बेच दिए, 110 रुपए की रेट पे हमने सेल कर दिया। आगे बढ़ो, 1 दिसंबर आएगा इसके बाद में। 1 दिसंबर को आपने फिर से 2000 डिवेंचर्स बेचे, 2000 डिवेंचर्स @105x इंटरेस्ट। तो मैं यहां पर क्या नोट करूंगा, यहां पर लिखूंगा 1/12 यानी 1 दिसंबर, और ये सोल्ड का ट्रांजैक्शन है, तो मैंने यहां लिख देना है सोल्ड। कितने डिवेंचर्स? नंबर्स, तो नंबर में आ जाएगा बेटा 2000,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2000 लिख देता हूं, और एट द रेट, किस रेट पे बेटा, 105 रुपए, और एक्स इंटरेस्ट, ईआई का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यानी 1 दिसंबर को बेचे हमने 2000 डिवेंचर्स 105 की रेट पे, बरोबर। हाँ जी सर, आगे पढ़ो बेटा। उसके बाद में 31 जनवरी दिया हुआ है, बट आपको मालूम होगा 31 जनवरी से पहले 31 दिसंबर आएगा। ध्यान से समझो, 30 जून को इंटरेस्ट मिला, तो अगला इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए, 31/12 को हमारा सेकंड इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं कि यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, और ये डेट है 31 दिसंबर, तो ये इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो गया, यानी 31/12 को बच्चों, 31 दिसंबर को 31/12 यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। आगे पढ़ो, 31 जनवरी को परचेज कर लिए, तो यहां पर मैं नोट कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा 31 जनवरी, और 31 जनवरी को क्या हुआ, ये है 31 जनवरी, और यहां पर परचेजेज, अच्छा कितना परचेज किया बेटा, 3000, वो भी 100 रुपए पे, तो यहां पर आ जाएगा 3000 डिवेंचर्स एट द रेट 100 और एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, बस खत्म। और 31 मार्च को हमारे डिवेंचर्स यानी इनकी मार्केट वैल्यू यानी मार्केट प्राइस है 105 रुपए। कितने रुपए बेटा, 105 रुपए मार्केट प्राइस है, और हम फीफो मेथड लगाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। जल्दी से सुनो, क्या समझना है। 31 दिसंबर को मार्केट प्राइस है 105 और फीफो मेथड लगाना है। परचेज हुए यहाँ पे 3000 डिवेंचर 100 रुपए पे, एक्स प्राइस है, और हमने सभी ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से अलग अलग कर लिया। ये ओपनिंग ट्रांजैक्शंस हो गए बेटा, ये हमारा परचेज का एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये हमारा सेल करने का एक ट्रांजैक्शन हो गया, और ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया। क्लियर है। तो सर क्या किया हमने, अभी तक बेटा हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया, हमने सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ नोट कर लिए। तो एक ये है, एक इंटरेस्ट मिला, फिर बेचा, फिर इंटरेस्ट मिला, फिर परचेज किया, फिर क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद ये आंसर खत्म हो जाएगा। जल्दी से आप एक बार प्रॉब्लम को रीड करके देखो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ जल्दी से। पढ़कर देखना बेटा, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं। अब मैं बारी बारी बुक्स को रेफर नहीं करूंगा, मैं सीधा इस डायग्राम को देखूंगा और आंसर तैयार कर दूंगा। जल्दी से देखो सभी बच्चे, आ जाओ यहां पे। सभी बच्चे प्लीज ध्यान से देखना। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने बेटा, 4000। एक डिवेंचर कितने का, 100 रुपए का। ये ट्रांजैक्शन कब का है, 1 अप्रैल का। तो सबसे पहले यहां पर आएगा डेट में 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंस। यहां पर आएगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर क्या आएगा वो समझो। हमारे पास 4000 डिवेंचर्स है, ध्यान से सुनो, 4000 डिवेंचर्स, एक 100 रुपए का, तो 4000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फेस वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपए। हाँ जी सर, आपको एक बात याद होगी कि यहां पे उन्होंने एक बात बताई थी। क्या बताया था कि नीचे दिया था ना, वो कह रहा था ना सभी ट्रांजैक्शंस पे वो ब्रोकरेज पे करते हैं। क्या लिखा हुआ सर, तो बेटा हमने ओपनिंग ट्रांजैक्शन के लिए 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस 4 लाख रुपए यहां नोट कर दिए। अच्छा, हमने किस रेट पे खरीदा बेटा ओपनिंग में, 98। तो यहां पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं ऐसे कि ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। 4000 डिवेंचर्स 98 पे खरीदे गए। कुछ बच्चों के मन में डाउट्स आ सकते हैं, क्या सर, कि सर प्रॉब्लम के लास्ट में ऐसे बोला गया है कि आप
को हर ट्रांजैक्शन पे 2% ब्रोकरेज ऐड करनी है। बेटा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेल एंड परचेज, ओपनिंग बैलेंस कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा यहां पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें ओपनिंग बैलेंस पे ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट नहीं करना। अब एक बात बताओ जल्दी से सोचो, ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर। हम 1 अप्रैल को अब यहां पर अवेलेबल है, 1 अप्रैल के दिन हम खड़े हैं। एक बात बताओ, 1 अप्रैल से पहले पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31/12। बहुत सिंपल सी बात जानना चाहता हूं, जवाब देना। 1 अप्रैल से पहले पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? पिछले साल 31/12। तो कितने महीने बीत गए? अब दिसंबर के बाद जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, 3 महीने तक हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रहा। अभी उसकी ड्यू डेट नहीं है, बट 3 महीने पे इंटरेस्ट तो एक्रू किया होगा। बिल्कुल सर। तो 1 अप्रैल के दिन ही, 1 अप्रैल वाले ट्रांजैक्शन पे ही हमें एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए बेटा? फॉर 3 मंथ्स। और 3 महीने कैसे निकाले गए? आई थिंक समझ गए होंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने बेटा? 4 लाख रुपए। रेट कितने बेटा? 12%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। आप कैलकुलेट करके बताओ। तो 4 लाख रुपए पे, 4 लाख रुपीस पे 12% और 3 मंथ्स के लिए ये आ जाएगा 12,000। तो क्या किया मैंने बेटा एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, जो 12,000 रुपए आ जाता है। पिछले साल दिसंबर तक मिला, दिसंबर तक से लेकर 1 अप्रैल तक 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर अगला ट्रांजैक्शन 1 जून को हुआ परचेज इधर आएगा टू बैंक, 1 जून यहां पर आएगा टू बैंक यानी परचेज, और पी का मतलब है बच्चों परचेजेस। क्या खरीदा? 2000 डिवेंचर्स। एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 2000 की फेस वैल्यू बनेगी 2 लाख रुपए। कितने रुपए बेटा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अब हमें इस पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो अब वर्किंग नोट बनेगा 1 जून का। बेटा एक बात याद रखना, आपको डेट वाइज वर्किंग नोट बनाने। तो 1 जून का वर्किंग नोट तैयार करूंगा। हमने खरीदे हैं 120 रुपए की रेट पे। किस रेट पे? 120 रुपए की रेट पे, जो कि कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना वो समझ लो। सबसे पहले बेटा यहां पर निकालेंगे प्राइस। हमने कितने रुपए दिए? तो हम क्या बोलेंगे? 2000 डिवेंचर्स खरीदे, 120 रुपए हमने दिए हैं। तो 2000 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ जाएगा बच्चों 2,40,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। आपको प्रॉब्लम में बोला गया है कि ब्रोकरेज पे करनी है। ब्रोकरेज बोला गया कि कमीशन? देख लो एक बार। सर ब्रोकरेज वर्ड बोला गया, ब्रोकरेज ही है ना? हाँ ब्रोकरेज ही बोला गया बेटा। चलो ब्रोकरेज लिख दो यहां पे, ब्रोकरेज। तो 2,40,000 पे ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका 2%। ध्यान से सुन लो, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होता है ब्रोकरेज हमेशा उसी पे की जाती है। तो 4800 रुपए हम ये दे देंगे। बट एक बात बताओ, ये 2,40,000 कम प्राइस है या एक्स प्राइस? सर ये कम प्राइस है, तो यहां से बेटा आपको एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? सुनो, हम जिस बंदे से 1 जून को परचेज करेंगे वो क्या बोलेगा? वो कहेगा इन्वेस्टमेंट तो ले जाओ, बट हमें पिछला इंटरेस्ट कंपनी से मिला हुआ है 31 दिसंबर को। यानी बेटा पिछले ओनर को कब इंटरेस्ट मिला होगा? 31 दिसंबर। तो क्या कहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। वो कहता है 5 महीने का मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका। या यूं कह दो, पिछला ऑनर क्या बोलने वाला है
कि मुझे 1 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, मैं आपको 1 महीने पहले सेल कर रहा हूं, तो मुझे मेरा पिछले 5 महीने का इंटरेस्ट दे दो, तो मैं कह सकता हूं ये इंटरेस्ट 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक का बनता है 5 महीने का, 1 जनवरी से 1 जून। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू है 2 लाख रुपए, रेट है बेटा 12% और 5 महीने का आप इंटरेस्ट निकालो, और जो आप बच्चे बताओगे सर हम बताते हैं 2 लाख का 12%, ये आ जाता है सर जी 10,000 रुपए। ये 10,000 बेटा यहां से माइनस कर दो, ये आपके डिवेंचर्स की कॉस्ट आ जाएगी, सब माइनस कर कर आके 2,40,000, 4800 ब्रोकरेज प्लस कर दो, 10,000 माइनस कर दो, ये आएगा 234,800, तो यहां पर आ जाएगा 2,34,800, यानी उन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ये है, ये जाएगा कॉस्ट के कॉलम में, बोलो हाँ या ना, और ये जाएगा बच्चों इंटरेस्ट के कॉलम में, तो इंटरेस्ट के कॉलम में यहां पर 10,000 रुपीज आ जाएंगे। जल्दी से देखो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ। तो यहां फेस वैल्यू, यहां उसकी कॉस्ट और यहां उसका एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। हाँ सर यहां तक तो समझ आया। तो सुनो, ओपनिंग बैलेंस खत्म, परचेज का ट्रांजैक्शन भी बच्चों खत्म। देख रहे हो, बुक को नहीं पढ़ना, सिर्फ डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। 30 जून इंटरेस्ट की डेट है बेटा। तो अब जो नोट बनेगा, यहां पर नोट को ऐसे नहीं लिखना, एक वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, ऐसे नहीं बेटा, सिर्फ डेट लिखनी है। तो 30 जून इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू डेट, दैट मींस इस डेट को हमें इंटरेस्ट मिला होगा। आराम से सोचो बेटा, 30 जून को जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो कंपनी हमें उतने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देगी जो उस पर्टिकुलर डेट को हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो 30 जून के दिन आपके पास कितने डिवेंचर्स है ये पता लगा लो। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस वाले भी हैं, हमारे पास परचेज वाले भी हैं, दैट मींस हमारे पास यहां पर कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, बताओ जल्दी से। सर देखो, हमारे पास डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट होगा, यहां पर हमें कितना मिला होगा। तो बेटा हमें 4 लाख रुपए के तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास डिवेंचर्स का, और 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू के और खरीदे, यानी 6 लाख रुपए हो गए। और 6 लाख रुपए पे बेटा 12% इंटरेस्ट लगेगा फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए कैलकुलेशन होगी। जल्दी से 6 लाख रुपए पे बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 6 लाख पे सर 12% 6 महीने के लिए 36,000। आपको मालूम है इंटरेस्ट मिलता है तो इधर आता है, तो यहां पर आएगा 30 जून, और यहां पर मैं लिखूंगा बाई बैंक, ब्रैकेट में नोट कर दूंगा बच्चों इंटरेस्ट, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं, इंटरेस्ट मिला 36,000 का। बोलो हाँ या ना। ओपनिंग खत्म, परचेज खत्म, इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन खत्म। 1 सितंबर को हमने बेचा, तो जब भी सेल करते हो इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, तो इस साइड में आएगा 1 सितंबर और यहां पर आएगा बाई बैंक, इसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कि हमने बेचा, यानी सोल्ड ट्रांजैक्शन है। बोलो हाँ या ना। एकदम सर, कैसे बेचा, क्या फायदा क्या नुकसान, अब हमें ये समझना चाहिए यहां पर, बताओ सर। तो बेटा यहां पर पहले तो एक वर्किंग नोट तैयार करवाता हूं। डेट है 1 आई थिंक सितंबर, सॉरी हाँ 1 सितंबर का वर्किंग नोट बनेगा। सेल का ट्रांजैक्शन था, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आराम से सुनो बस। आपने क्या किया, आपने 3,000 डिवेंचर बेचे 110 पे, तो यहां पर आएगी प्राइस 3,000 डिवेंचर सेल हुए 110 की रेट पे। तो अब जल्दी से कितने रुपए में बेचा वो कैलकुलेट कर लो। 3,000 डिवेंचर्स 110 पे, दैट मींस 3,30,000 रुपए।
एक बात बताओ, ये 3,30,000 में ट्रांजैक्शन हुआ, प्रॉब्लम में बोला गया है हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज जाएगी 2%। बेटा सेल में ब्रोकरेज जो है वो माइनस होती है, याद आपको सेल के केस में? हाँ सर। तो यहां से बच्चों ब्रोकरेज माइनस करेंगे, 3,30,000 का 2% बच्चों कैलकुलेट कर लो। तो 3,30,000 का 2% होता है 6,600 रुपए। ये नहीं अभी नहीं, क्लियर है यहां तक? ये आगे अमाउंट है। आपको मालूम है अगर ट्रांजैक्शन कम प्राइस पे हुआ, कम का मतलब विद इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी माइनस होता है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी माइनस होगा। अब सुनना चाहिए आपको आराम से, मालूम है क्या? बोलो सर। एक बात बताओ, आपने कब सेल किया? 1 सितंबर। अब जिसको भी सेल करोगे उससे आप अपना एक्रूड इंटरेस्ट लेना चाहोगे। एक बात बताओ, 1 सितंबर से जस्ट पहले इंटरेस्ट कब मिला? 30 जून। यानी बात को समझो बेटा, 30 जून तक का इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका होगा इन इन्वेस्टमेंट पे जो हमने सेल की है, वो 30 जून को, यानी 30 जून को इंटरेस्ट मिल चुका। तो हमने क्या कहना है कि इस पे इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा कितने महीने का? सुनो, 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। सर क्या कर दिया, सॉरी बेटा। 30 जून के बाद कितना महीना बीते? जुलाई और अगस्त। कितने? जुलाई और अगस्त, और सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 मंथ्स। कैसे? जुलाई और अगस्त। इंटरेस्ट हमेशा निकाला जाता फेस वैल्यू, 3,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू बनेगी 3 लाख रुपए, 12% होगा रेट, और 2 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से बेटा आप कैलकुलेट करेंगे प्लीज। 3 लाख रुपए पे 12% फॉर 2 मंथ्स, यह आएगा 6,000 रुपए। तो आपको ये 6,000 रुपए यहां से माइनस करने पड़ेंगे। तो 6,600 वो वाले और 6,000 ये माइनस करो, इतने रुपए आपकी पॉकेट में आएंगे। तो 3,30,000 आए, ब्रोकरेज माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे, तो आएगा 3,17,400 रुपए। वो बच्चों यहां पर आएगा जब सेल करेंगे। तो फेस वैल्यू जो बिके उनकी कितने? 3 लाख। इंटरेस्ट है बेटा उस पर 6,000 रुपए, और उसकी कॉस्ट है 3,17,400 रुपए। बोलो हाँ या ना? तो हमने क्या किया, 3,000 की फेस वैल्यू 3 लाख, इंटरेस्ट बना 6,000, और कॉस्ट आ जाएगी 3,17,400 रुपए। जल्दी से इस पे नजर डालो, कोई डाउट है तो हमें बताओ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखो बेटा यहां तक। सभी बच्चे देखो। हाँ जी सर, देख लिया। अब आपको यहां पे प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करवाएंगे इस ट्रांजैक्शन पे। तो आपको थोड़ा सा बेटा मैनेज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यहीं पे कुछ बातें। चलो सर, आप क्या करवाओगे बेटा? आपको याद है जब भी हम सेल करते हैं तो हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान। पहले यहां तक हो गया? हो गया। अब फायदा या नुकसान निकालना है। आपको याद होगा यहां पर हमें फीफो मेथड लगाना है। कौन सा मेथड? फीफो। आप अपने रजिस्टर को निकाल कर देखो, और उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, और आपको वहीं पे देखना है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो मैंने वहां लिखवाया होगा नेट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। बट वहां पर मैंने लिखवाया था कि कॉस्ट कैसे लेनी है, वो या तो फीफो होगा या तो एवरेज मेथड। बेटा रजिस्टर में देखो, जहां पर मैंने आपको लिखवाया था ना कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, तो नेट सेल प्राइस जो ये है उसका कंपैरिजन कॉस्ट के साथ किया जाएगा। अच्छा, कॉस्ट कैसे आएगी?
वो या तो फीफो मेथड से या तो एवरेज। मैंने वहां लिखवाया था फीफो तभी लगाना जब प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड हो, अदरवाइज ऑलवेज एवरेज लगेगा। ये प्रॉब्लम फीफो से सॉल्व की जाएगी। बच्चे ने मुझसे सवाल किया, बोला सर क्यों? बेटा फीफो से इसलिए होगा, इस प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है कि फीफो अप्लाई करना है। ठीक है सर, हम मान गए। तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। बेटा थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, कर लेंगे सर हम। प्रॉफिट ऑन सेल, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं फीफो। फीफो क्या कहता है? जो इन्वेस्टमेंट पहले खरीदी उसे पहले बेचो। तो जल्दी से यहां पर ध्यान देना, हमें नेट सेल प्राइस कितने मिली? हम कह सकते हैं नेट सेल प्राइस आई है 3,17,000, यानी हमने इन्वेस्टमेंट को बेचकर इतने रुपए रिकवर किए। इसका कंपैरिजन कॉस्ट के साथ होगा। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, जरा सोचो। आपने जो ये सेल किया, प्लीज ध्यान से देखना, आपने जो ये इन्वेस्टमेंट बेची है वो आपने ये वाली यानी ओपनिंग बैलेंस वाली सेल की है कि परचेज वाली? पहले तो ये बता दो सर, हमें कैसे पता? अरे बेटा पता क्यों नहीं है, साफ साफ लिखा फीफो मेथड चल रहा है। इसका मतलब सेल उन्होंने पहले ओपनिंग बैलेंस को किया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस को किया होगा तो बेटा 3,000 डिवेंचर्स बेचे होंगे। एक डिवेंचर ओपनिंग में हमने 98 का खरीदा था, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 98 के अकॉर्डिंग। तो अब जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 3,000 इंटू में 98 जो आता है 2,94,000 रुपीज। इससे आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो आएगा 23,400 रुपए, जो प्रॉफिट कहलाएगा। बताओ जल्दी से, देखो बेटा इसे जल्दी से। हाँ जी सर, समझ आया? हमने सेल किया 3,17,000 रुपए आए, ओपनिंग यूनिट को बेचा है तो 3,000 यूनिट 98 के अकॉर्डिंग इतनी उनकी कॉस्ट है। तो हमें फायदा हो गया। जब भी प्रॉफिट होता है आपको याद होगा, तो यहां पर आएगा 1 सितंबर, पी एंड एल में जाएगा 2 पी एंड एल प्रॉफिट। बस इतना सा हमें लिखना है, यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट के कॉलम में रिफ्लेक्ट होगा 23,400 रुपए। सभी बच्चे जल्दी से यहां तक का देखो, और अगर ये पार्ट नहीं भी नोट किया चल जाएगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अब मुझे आगे के नोट्स बनाने के लिए इधर जगह की जरूरत पड़ेगी। तो सारी बातें मैं यहां से हटा दूंगा। आप जल्दी से देखो आपने नोट किया या नहीं किया। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया। हाँ सर, आप मान सकते हो। तो बेटा ये सारी बातें मैं अब यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि आगे के वर्किंग नोट अदरवाइज हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर, आपने हटा दिया, कोई बात नहीं, हमें समझ भी आ गया था और हमने नोट भी कर लिया। चलो अच्छी बात है। अब बेटा अगले ट्रांजैक्शन पे लेकर चलूंगा आप बच्चों को। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। ओपनिंग खत्म, परचेज, इंटरेस्ट और सेल भी खत्म। फिर से सेल हुआ 1 दिसंबर को। तो जब सेल होता है तो यहां तो आता ही आता है, यहां पर आएगा 1/12 बाई बैंक, और अगेन बच्चों सेल का ट्रांजैक्शन। तो पहले जो जो पता है वो नोट कर देते हैं। 1 दिसंबर को 2,000 डिवेंचर बेचे, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 2,000 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 लाख। बोलो हाँ या ना? एकदम ठीक है सर। अब बेटा ये ट्रांजैक्शन एक्स प्राइस पे है, तो आपको मैं यहां कुछ कैलकुलेशन करवा दूं? करवाओ सर आप। यहां पर आएगा 1/12 का ट्रांजैक्शन, और ये परचेज ट्रांजैक्शन है। परचेज, सर क्या बात कर रहे हो? 1/12 को सर सेल का ट्रांजैक्शन, सॉरी बेटा सेल ट्रांजैक्शन है। अब क्या करोगे यहां पर? यहां पर आएगी प्राइस, कैसे सेल किया? 2,000 डिवेंचर्स 105 में सेल हुए, तो आई थिंक 2,10,000 रुपए बन जाएंगे। सर 105 में सेल है क्या? हाँ, 2,000 इंटू 105, 2,10,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर।
आपको पता है कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। सेल में ब्रोकरेज हमेशा माइनस होती है। 2,10,000 पे आपको 2% ब्रोकरेज कैलकुलेट करके माइनस कर देनी है, जो आएगा 4200। जल्दी से इसे माइनस कर दो तो आएगा 2,05,800। मैं जैसे ये लिखता हूं कुछ स्टूडेंट डाउट रेज कर देते हैं, सर जी कुछ गलत नहीं कर रहे। मैंने बोला क्या? वो कहते हैं सर आपने एक्रूड इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। तो उन नालायकों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ट्रांजैक्शन एक्स प्राइस पे हुआ है बेटा, यानी इस 105 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। इंटरेस्ट हमें अलग से पे करना पड़ेगा। मैंने लिखवाया था आप इंटरेस्ट तभी माइनस करना जब वो ट्रांजैक्शन कम प्राइस ट्रांजैक्शन हो। तो अब अलग से एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने जिसको बेचा होगा हम उनसे इंटरेस्ट लेना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल। कितने महीने का? हम उससे बोलेंगे कि सर 1 दिसंबर से पहले हमें 30 जून को इंटरेस्ट मिला, तो 30 जून के बाद बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं 2 लाख रुपए पे हमारा 12% 5 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने 5 मंथ्स। तो 2 लाख रुपए पे बच्चों इंटरेस्ट निकालो फॉर 5 मंथ। 2 लाख रुपए पे कितना परसेंट बताया? सॉरी 12% ना, 5 महीने के लिए यह आ जाता है बेटा 10,000 रुपए। बताओ समझ आया कि नहीं? एकदम क्लियर है सर? तो अगर क्लियर है तो यहां 10,000 आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखो, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता तो माइनस होता, बट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए अलग से कैलकुलेट करके इंटरेस्ट के कॉलम में लेकर आना पड़ेगा। अब यहां तक देखो, फिर इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगा। जल्दी देखो बेटा, जी सर कर लिया। अब बात आती है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, देखना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचने से फायदा है या नुकसान है, ये आप और बता दो जल्दी से। कैसे बताऊं? तो सर मैं आराम से बता सकते हो बेटा। आपने किस प्राइस पे बेचा? 2,05,800। तो यहां पर आएगा नेट सेल प्राइस। हमारी नेट प्राइस कितनी है बच्चों? ये है 2,05,800 रुपए, बरोबर? हाँ, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट। बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या? कि यहां पर फीफो मेथड चलता है। फीफो क्या कहता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो बेटा हमने जो सेल किया उसकी नेट सेल प्राइस ये है। अब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक बात बताओ जल्दी से, जो आपने यहां पे सेल किए हैं वो आपने फीफो मेथड के अकॉर्डिंग सेल किए होंगे। तो आपके पास, ध्यान से समझना, ओपनिंग में 4,000 डिवेंचर्स थे, जिसमें से आप 1 सितंबर को ऑलरेडी 3,000 सेल कर चुके। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस में से कितने डिवेंचर्स बचे हुए? 1,000। तो हम कहेंगे कि हमने ओपनिंग बैलेंस वाले सेल किए होंगे 1,000 डिवेंचर, तो ओपनिंग वाले बिके हैं 98 की रेट में, 98,000। जल्दी से बताओ बेटा, फीफो मेथड कहता है जो इन्वेस्टमेंट पहले खरीदी उसे पहले सेल करो। तो 4,000 डिवेंचर्स जो ओपनिंग में है, 3,000 सेल हो चुकी, 1,000 अब बिक जाएंगे। दूसरा आपने सेल किया होगा परचेज वालों में से। अब परचेज वालों में से आपने कितने बेचे होंगे? 1,000। 1,000 क्यों सर? बेटा आपने टोटल डिवेंचर सेल किए 2,000, तो 1,000 ओपनिंग वाले बिके होंगे, 1,000 परचेज वाले। परचेज की कॉस्ट है 2,34,800।
तो हम ऐसे कह सकते हैं 2,34,800 हमारी कॉस्टिंग है 2,000 डिवेंचर्स की। 2,000 कैसे, यही तो बेटा 2,34,800 देकर 2,000 यूनिट खरीदी तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और जो अगर आप निकालोगे तो आएगा 117.40, 117 रुपए 40 पैसे। तो आपने परचेज वाले कितने बेचे होंगे, 1,000 यूनिट आपने परचेज वाली सेल कर दी होंगी इस रेट पे। तो इससे भी इसकी कॉस्ट निकाल लो, 1,000 इंटू 117.4, यह आ जाएगा 1,17,400 रुपए। इतनी आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,000 डिवेंचर की। तो टोटल कॉस्ट है 2,15,400 रुपए। इससे बेटा आपका लॉस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, लॉस माइनस 2,05,800 रुपए, 9,600 का लॉस है। बताओ सर समझ आ गया? सर कैसे समझ आया, दोबारा सुनो बेटा। हमने जो बेचा उससे इतने पैसे आए। अच्छा बेचे कौन से होंगे, 1,000 तो ओपनिंग के बचे हुए, और 1,000 जो हमने फर्दर परचेज किए थे वो वाले सेल हुए होंगे। तो 2,34,000 उनकी कॉस्ट 2,000 की, तो एक यूनिट 117 रुपए की हुई। तो 1,000 जो हमने सेल की है परचेज वाली यूनिट, उनकी कॉस्टिंग इतनी, टोटल कॉस्ट आ गई। नुकसान हो गया, तो जब नुकसान होता है तो यहां पर आ जाएगा, डेट है 1 दिसंबर, यहां पर आ जाएगा बाई P&L लॉस ऑन सेल। कॉस्ट के कॉलम में ले जाके लिख दोगे 9,600 रुपए। बताओ सर समझ आया कि नहीं? हाँ जी सर। तो बेटा आपने कहां तक की कैलकुलेशन कर ली, 1 दिसंबर तक की। अब आता है 31 दिसंबर, तो 31/12 को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो हमें मिलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमारे पास कितने डिवेंचर्स बचे हुए हैं उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। हमारे पास ध्यान से समझो, 4 लाख रुपए के तो ये थे, 2 लाख रुपए के तो टोटल थे 6 लाख। उसमें से 3 लाख फेस वैल्यू वाले एक बार सेल हो गए, 2 लाख फेस वैल्यू वाले एक बार। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास टोटल 4 लाख प्लस 2 लाख यानी 6 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं। उसमें से 3 लाख फेस वैल्यू के एक बार सेल हो गए, और 2 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर्स एक बार सेल हो गए। कहने का मतलब ऐसा है कि 1 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर्स कंपनी के पास, यानी हमारे पास है 31/12 को, तो इस पे बेटा कंपनी हमें 12% इंटरेस्ट देगी फॉर 6 मंथ, जो कि आएगा 6,000 रुपए। कितने रुपए बच्चों, 6,000 रुपए। तो 31/12 को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बाय बैंक के नाम से, और बाय बैंक के नाम से इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा 12,000 रुपए। हाँ जी सर आ गया, नोट कर लिया। तो ये आपके 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अब आता है 31 जनवरी, ये परचेज का ट्रांजैक्शन है 31 जनवरी। तो यहां पर आएगा टू बैंक यानी परचेजेस, टू बैंक और ब्रैकेट में P बोले तो परचेज आ जाएगा। क्या खरीदा, 3,000 डिवेंचर्स, तो यहां पर आएगा 3,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं एक काम करता हूं, ये सारी कैलकुलेशन यहां से हटा रहा हूं, और ये हटाने के बाद आगे के वर्किंग नोट्स तैयार करते हैं। तो देखो जल्दी से अब इसको खत्म करते हैं बेटा, काफी टाइम लगा दिया हमने प्रॉब्लम पे। तो 31 जनवरी का ट्रांजैक्शन है परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज आपने खरीदा, तो आपने क्या पे किया, तो हमने प्राइस पे की होगी उसके लिए 3,000 डिवेंचर्स हमने खरीदे, और किस रेट पे, 100 रुपीज की रेट पे। तो 3,000 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए। अब आपने खरीदा है तो आपने ब्रोकरेज भी पे की होगी, ब्रोकरेज कॉस्ट में प्लस हो जाएगी। तो 3 लाख रुपए पे 2% हमारी ब्रोकरेज है बच्चों, तो 6,000 रुपए, ये हो जाएगा 3,06,000। बट यहां पर ले आऊंगा 3,06,000 रुपए। एक बात बताओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां से इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया।
बेटा ये एक्स प्राइस ट्रांजैक्शन है, इसलिए इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले ऑनर को हम उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो हम उसे कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे वो हमें बोलेगा कि लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर तक कंपनी से मिल गया। तो बेटा दिसंबर के बाद 31 जनवरी तक एक महीना होता है, तो 3 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 1 मंथ, जो कि आएगा 3,000 रुपए। कितने रुपए बच्चे? 3,000 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 3,000 रुपीज। जल्दी से बताओ समझ आएगी नहीं? तो 3 लाख पे 12% एक महीने के लिए 3,000 कैलकुलेट हो जाता है। जल्दी से देखो। हाँ जी सर, ये तो समझ आ गया। अब बेटा 31 तारीख का ट्रांजैक्शन खत्म। अब लास्ट आता है 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आप बच्चों को ये बात पता होगी, तो यहां पे थोड़ी सी जगह रखकर मैं 31 मार्च नोट कर देता हूं। बाई बैलेंस कैरेड डाउन। अब जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, फेस वैल्यू का टोटल लगा सकते हैं। 4 + 2 6 + 3 ये हो जाता है 9 लाख। तो हमारे पास इधर का टोटल है 9 लाख, उसमें से 3 लाख फेस वैल्यू के एक बार सेल हो गए, 2 लाख तो 5। तो कितनी फेस वैल्यू के अभी भी बचे हुए हैं? 4 लाख फेस वैल्यू के। इस पे बेटा एक्रूड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले 31 मार्च का एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी जो क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट है उस पे एक्रूड इंटरेस्ट निकालो। तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 4 लाख रुपए। कितने बेटा जल्दी बोलो? 4 लाख फेस वैल्यू है। अब जल्दी से एक बात बताओ, 4 लाख अगर फेस वैल्यू है, 31 मार्च तक कितने महीने बीत गए? पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला, 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी 1 महीना, फरवरी 2 महीने और मार्च 3 महीने। तो हम कह सकते हैं 4 लाख पे 12% के अकॉर्डिंग 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो बेटा 12,000 रुपए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक पहले ये बताओ। हाँ जी सर, ये क्लियर है। जल्दी बोलो। कुछ नालायक के सोच रहे होंगे कि सर ओपनिंग में भी यहाँ 4 लाख, क्लोजिंग में भी 4, ओपनिंग में भी इंटरेस्ट 12, यहाँ 12, तो सर इसका मतलब ये मान लें कि जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग होगा। नहीं नालायक को, ऐसा नहीं है। ये हर बार चेंज होगा। ये तो बाई चांस की बात है कि ये सेम आ गया, तो आप ऐसी कोई अजम्पशन मत ले लेना उठपटांग। ठीक है सर। तो अब इंटरेस्ट के इस साइड का टोटल लगाओ। तो जब इंटरेस्ट के क्रेडिट का टोटल लगाएंगे तो 36,000, फिर 6,000, फिर 10,000, फिर 12,000 और फिर से 12, तो ये हो जाता है 76,000 रुपए। 76,000। उसमें से आप माइनस करोगे 12, 10 और 3,000। तो 12,000 इस साइड के ये माइनस कर दो, 10,000 एक माइनस कर दो, 3,000 एक माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। हाँ सर 45। सर ये गलत कैसे आ रहा है? उधर का टोटल है 76, या तो वो गलत कर रखा है हमने कुछ। 12,000, सॉरी, ये इंटरेस्ट कैसे निकाला था? कौन सा इंटरेस्ट निकाला है? 31/12 का। इसकी कैलकुलेशन गलत होगी बेटा शायद। इसकी कैलकुलेशन पीछे बना रहे, उसे जाके ठीक करो। ये सिर्फ 6,000 आएगा। 6,000 कैसे? हमारे 31/12 को डिवेंचर्स बचे थे 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए पे 12% निकालना था, बट 6 महीने के लिए। मैंने क्या किया, 1 साल का कैलकुलेट कर दिया बेटा बाय मिस्टेक। वहां पे प्लीज जाके ठीक करो। यहाँ 12,000 लिखे हुए मैंने, उसे 6,000 कर दो। ठीक है सर, कर दिया। कर दिया? हाँ जी सर। बेटा ठीक कर दिया बच्चों ने। जी सर। अब दोबारा टोटल लगाओ। अभी भी टोटलिंग गलत लगी है बेटा। देखो आप साथ साथ नहीं करवाओगे तो यही तो होगा।
हम टोटलिंग गलत कर जाते हैं। आप अगर ध्यान नहीं रखोगे मेरा और मुझे टोटलिंग नहीं बताओगे बेटा तो कैसे काम चलेगा। 36 प्लस ये सारे करते हैं अगर हम, एक बार दोबारा टोटलिंग लगाता हूं बेटा मैं। 70,000 आया और 70,000 में से आपको माइनस कर देना इधर के, ये आएगा 45,000। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट P&L में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 45। बेटा थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैंने कैलकुलेशन में, एक बार फिर से बता रहा हूं। आपको उसी टाइम भी लगा होगा कि सर ने कुछ गलत किया। यहां पर मैंने बाई मिस्टेक वहां 12,000 लिखे हुए हैं। अब पता नहीं कैलकुलेशन में भी 12 लिखे हुए क्या, अगर वहां 12 लिखे हुए तो आप ठीक कर दो उसे 6,000। कैलकुलेशन कैसे करनी है, 1 लाख पे 12%, 6 महीने का 6,000 बनता है। ठीक है सर, इधर का टोटल लगा है 70,000, ये माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर है 45। तो फेस वैल्यू का टोटल भी मैं कवर कर लिया, इंटरेस्ट भी, बस कॉस्ट वाले के लिए और चलते हैं। तो यहां पर आएगा वैल्यूएशन। आपको याद है वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। तो ये आ जाएगा कॉस्ट का कॉलम एक तरफ आ जाएगा बेटा मार्केट प्राइस। जी सर बताओ, ध्यान देना बेटा। हमारे पास, ध्यान से सुनो, यहां से देखो, हमारे पास 4,000 डिवेंचर, देखो इनको अब 4 लाख है ना, इसको अगर नंबर्स में बात करनी हो कि नंबर कितने हैं तो 4,000 डिवेंचर, ये ध्यान से सुनो, 2,000 ये, तो 4 प्लस 2 6,000, 6,000 प्लस 3,000, नंबर्स तो 3 है तो 6 प्लस 3 9,000, 9,000 में से 3,000 बेच दिए और 2,000 बेच दिए। तो हमारे पास कितने डिवेंचर्स अवेलेबल हैं, नंबर्स की बात कर रहा हूं, 4,000 डिवेंचर्स अवेलेबल है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, एक की वैल्यू है 105 रुपए, तो 4,000 को 105 से मल्टीप्लाई करो, मार्केट प्राइस आ जाएगी। बेटा जल्दी से निकालो जरा सर, उसकी मार्केट प्राइस आएगी 4,000 इंटू 5 105, 4,20,000। इसकी कॉस्ट और निकाल लो। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। आप फीफो मेथड लगाते हो तो एक बात सुनो, क्या ये 4,000 आपके पूरे बिक गए होंगे, इसमें से 1,000 बचा हुआ है तो उसकी कॉस्ट ले लो, और ये 3,000 पूरे के पूरे एज इट इज बचे हुए हैं, क्योंकि बेटा इनका नंबर ही नहीं आया। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2,34,000, 2,34,800 कॉस्ट है 2,000 डिवेंचर की। तो आपको 1,000 की जाननी है क्योंकि बैलेंस 1,000 ही बचा हुआ है, तो आएगा 1,17,400 रुपए। इसके अलावा प्लस कर दो 31 मार्च के परचेज को, 31 जनवरी वाली परचेजेस, और वो बेटा एज इट इज आ जाएगी। एज इट इज का मतलब है ये वैल्यू 3,06,000 पूरी अमाउंट, तो आ जाएगा 3,06,000। तो ये हमारी परचेजेस की कॉस्ट है, 1,17,400 प्लस 3,06,000, ये आ जाएगा 4,23,400 रुपए। इन दोनों में से लोअर आपको पता ही है क्या, 4,20,000। तो यहां पर हमें कितने रुपए नोट करने पड़ेंगे, 4,20,000 रुपए। कितने बेटा, यहां पे लिखने पड़ेंगे 4,20,000। बात खत्म। अब दोनों साइड का हम टोटल मिला सकते हैं, जो हो जाएगा जो भी है। तो जल्दी से बताओ, 4,20,000 समझ आ गया कैसे निकाला। मार्केट प्राइस 4,20,000 है, कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट कैसे निकाली, ये जो खरीदे थे ना बेटा यहाँ पे 2,34,800 में, उसमें से 1,000 ही डिवेंचर बचे हुए, तो 1,000 की वैल्यू निकाल ली। ये पूरे बचे हुए तो उसकी पूरे की कॉस्ट ले ली, कंपैरिजन कर लिया, बात खत्म। अब लास्ट में देखो कि इनका बैलेंस कितना और बच गया, वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेटर लेकर डेबिट साइड का टोटल लगाओ।
कॉस्ट केवल होगा 3,92,000, 2,34,800, यानी पैकअप कर रहे हैं 23,400, 3,06,000, जो कि टोटल आ जाता है 9,56,000, 9,56,200। उसमें से इस साइड का टोटल माइनस कर दो, 3,17,400, 2,05,800, 9,600 और 4,20,000, डिफरेंस आया 3,400 का। इसे आप P&L में ट्रांसफर करोगे इस साइड में 3,400, टोटल हो जाएगा 9,56,200। यह आएगा 31 मार्च, यहां पर आ जाएगी डेट 31 मार्च बाय P&L और बैलेंसिंग फिगर। बोलो तो लास्ट में क्या करना सुन लो, आप लास्ट में बैलेंस डिवेंचर्स की कॉस्ट निकालकर यहां लिख दो, उसके बाद आप इधर का टोटल और इधर का टोटल मैच करो। अगर इधर का टोटल ज्यादा होता, उधर के कॉस्ट का टोटल कम, तो उधर आ जाता 2 P&L, और अगर इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का कम आ जाएगा बाई P&L। ये बेटा ठीक से दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने लिखा हुआ है 4,20,000, क्या लिखा हुआ है 4,20,000 रुपीज। ये लो, ये हमारा फाइनल आंसर तैयार। तो हमने आपको प्रॉब्लम नंबर 11 कवर करवाई है, जो मई 2015 के पेपर में आई थी, और हमें लगता आपको समझ आ गया होगा। अब इस पूरी प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के इसका आंसर देखो, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ, अदरवाइज आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, बाकी की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में हम तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से इसे देखो आप एक बार।